नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कोर्सों में जो त्रुटियां हैं उनके वर्गीकरण का चार्ट बनाया था। आज मैं उस वर्गीकरण को डिफाइन करके और पूरा का पूरा वर्गीकरण जो है आपको थ्योरेटिकल रूप से बताने जा रहा हूँ, जिसमें कोर्सों में अपूर्णता होती क्या है कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में ताप देने पर कोई अशुद्धि उत्पन्न हो जाए या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उसे ठोसों में अपूर्णता कहते हैं, ठोसों में त्रुटियां कहते हैं। देखिए, कोई भी क्रिस्टल जो होता है, कोई भी क्रिस्टल हो, वो सीधे सीधे कभी भी अशुद्धि उत्पन्न नहीं करता है। वो जब परम शून्य ताप पर होता है तो वो बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन परम शून्य ताप एक काल्पनिक ताप होता है, क्योंकि हमारे वायुमंडलीय ताप भी कुछ रहता है। तो उस ताप पर किसी भी क्रिस्टल में कोई भी इलेक्ट्रॉनीय स्थिति या कोई भी अन्य परमाणु आयन अथवा अवयवी कण आकर उसमें समाहित हो सकता है, जुड़ सकता है। तो उसके जुड़ने के द्वारा यदि किसी क्रिस्टल में अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं तो वो ठोसों की अपूर्णता कहलाती है। इसलिए हम यहाँ पे जान रहे हैं कि जब कोई ठोस परम शून्य ताप अर्थात 0 डिग्री केल्विन। ये डिग्री वैसे लगता नहीं है, लेकिन मुझे लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर यदि मैं 0 और केल्विन लिखूंगा तो आपको ऑप्शन नजर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिग्री लगाया है। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर जब कोई ठोस परम शून्य ताप पर व्यवस्थित या संकुलित हो तो वह शुद्धतम अवस्था में होता है। शुद्धतम अवस्था में होता है। ये एक बार क्वेश्चन बन के आया था कि कोई भी ठोस सर्वाधिक शुद्धतम अवस्था में कब रहता है या कोई भी ठोस किस अवस्था में शुद्ध होता है। तो कोई भी ठोस परम शून्य ताप पर ही शुद्ध रह सकता है, जो कि काल्पनिक ताप है। यह ताप वायुमंडलीय ताप से बहुत कम है, जिसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं। बाकी सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर परिस्थितियों में, एनटीपी परिस्थितियों में परम शून्य ताप का होना असंभव है। इसीलिए जब भी हम किसी ठोस को वायुमंडल में निर्मित करते हैं, वायुमंडलीय अवस्थाओं में निर्मित करते हैं, तो उस ठोस के द्वारा ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। जो वायुमंडलीय ताप है उसको क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। उस ऊष्मा के द्वारा ठोस के जो अवयवी कण हैं वो या तो इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता उत्पन्न कर लेते हैं या किसी अन्य परमाणु को अपने रिक्त स्थानों में समाहित कर लेते हैं। किसी अन्य परमाणु को अपने रिक्त स्थानों में समाहित कर लेते हैं, जिसके कारण ठोसों में अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं अशुद्धियों का मैंने चार्ट आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में उन्हीं अशुद्धियों के बारे में मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा और एग्जाम्पल सहित इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सीधा स्पष्ट लिखा गया है, जब कोई ठोस परम शून्य ताप पर व्यवस्थित या संतुलित हो तो वह शुद्धतम अवस्था में होता है। लेकिन एनटीपी नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी अवस्था पर यह ठोस या ये ठोस ऊष्मा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉनीय अनियमितता
इलेक्ट्रॉनीय अनियमितता या अन्य अवयवी कणों की अनियमितता उत्पन्न कर लेते हैं। जिन्हें कोषों में अशुद्धि या त्रुटि के नाम से, त्रुटि या अपूर्णता के नाम से जाना जाता है। ये अपूर्णताएं निम्न हैं। अब इन अपूर्णताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने कहा है कि जब कोई ठोस परम शून्य ताप पर होता है तो शुद्धतम अवस्था में होता है, लेकिन यह परम शून्य ताप एनटीपी पर संभव नहीं होता है। इसलिए एनटीपी पर वह ठोस जो है वायुमंडलीय ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। ऊष्मा मतलब ऊर्जा या ताप। ठीक है, वह ठोस जो है वो एनटीपी पर ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, और यह ऊष्मा को ग्रहण करके, क्योंकि जब ऊष्मा ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा आएगी, और यह इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो निम्न स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, जो कक्षक होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, उनमें निम्न कक्षक से उच्च कक्षक में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है गमन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गमन करते हुए कहाँ जाते हैं उनके अंतराकाशीय स्थानों में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता हो जाती है। दूसरी बात कि ऊष्मा पाकर अवयवी कण जो है वो अपना स्थान छोड़कर गमन कर जाता है इलेक्ट्रॉन के पीछे। होल जहां बनता है वो छिद्र जो बनता है उस छिद्र में आकर क्या हो जाता है, अवयवी कण समाहित हो जाता है, या कोई अन्य अवयवी कण ऊष्मा पाकर उस क्रिस्टल में आकर जुड़ जाता है, जिन्हें हम अवयवी कणों की अनियमितता के नाम से जानते हैं। अन्य अवयवी कणों की अनियमितता के नाम से जानते हैं। अब ये अनियमितता जो उत्पन्न हो जाती है, इस अनियमितता को ठोसों में अशुद्धि या ठोसों में त्रुटि या ठोसों में अपूर्णता के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। ठीक है, इन्हीं ठोसों की अपूर्णताओं के बारे में आज हम इस वीडियो में वर्गीकरण कर रहे हैं, और एक ही वर्गीकरण को स्पष्ट ध्यान रखना, क्योंकि हर साल प्रत्येक ईयर आपके ठोसों की अपूर्णता जो टॉपिक है, ठोसों में अपूर्णता का टॉपिक है, उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन 101% आता है। इसलिए बच्चों इस टॉपिक को अच्छी तरीके से स्टडी करना और अच्छी तरीके से जानना। इसलिए मैंने इस टॉपिक के 2 वीडियो बनाए। एक में मैंने कल आपको चार्ट समझाया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको चार्ट समझाया था पूरा, और इस वीडियो में उस चार्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इसको स्टडी करना। ठीक है, आगे मैं इसकी जो वर्गीकरण है उसको मैं आपको चालू रखता हूँ। और वर्गीकरण में मैंने बताया था कि ठोसों में अपूर्णता जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ठोसों में अपूर्णता मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जिसमें मैंने फर्स्ट आपको बताया था, पहली अपूर्णताएं बताई थी इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णता। इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णता। बेटा ये इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णता इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह की दर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसीलिए ये जब त्रुटि उत्पन्न होगी ठोसों में तो चालकता बढ़ती है। पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन सी अशुद्धि के कारण क्रिस्टल जालक की चालकता बढ़ जाती है? किस अशुद्धि या अपूर्णता के कारण क्रिस्टल जालक की चालकता
बढ़ जाती है, क्रिस्टल या ठोसों की चालकता बढ़ जाती है, तो कौन सी अशुद्धि के कारण? इलेक्ट्रॉन अशुद्धि के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपना स्थान छोड़कर गमन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो आवेश प्रवाहित हो जाता है, आवेश प्रवाहित होने से विद्युत धारा का चालन होता है, जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको अर्धचालकों के बारे में बताया जाएगा। वो अर्धचालक जो है किस प्रकार से डिफाइन किए गए थे, वो अर्धचालकों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन या शुद्धता, इसमें मैं लिख देता हूँ एनटीपी पर यदि किसी क्रिस्टल ठोस में ऊष्मीय परिवर्तन किया जाए तो ठोसों में अवयवी कणों के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर स्थानांतरण मतलब कक्ष के स्थानांतरण कहते हैं इसे। ऊर्जा स्तर स्थानांतरण मतलब कक्षकों में स्थानांतरण, कक्षकीय स्थानांतरण भी कहते हैं इसे। ऊर्जा स्तर स्थानांतरण, कक्षकीय स्थानांतरण के कारण गमन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, गमन प्रदर्शित करते हैं, जिससे ठोसों की चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है। इसे इलेक्ट्रॉनीय अशुद्धि कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनीय अशुद्धि के कारण अर्धचालकों का निर्माण भी होता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धि के कारण अर्धचालकों का निर्माण भी होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अर्धचालक कि अर्धचालक क्या है भाई। अर्धचालक क्या होते हैं? जो ऊष्मीय ऊर्जा से चालकता बढ़ा लेते हैं तथा सामान्य ताप पर चालकता कम रखते हैं। वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर चालकता कम रखते हैं तथा
ऊष्मा बढ़ने पर ऊष्मा बढ़ने पर ऊष्मा बढ़ने पर चालकता का मान बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लेते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। बेटा ये तो हो गया आपके अर्धचालक। अब अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, जो नेक्स्ट प्रकार से होते हैं उन्हें दो प्रकार के अर्धचालक पढ़े जाते हैं। वो कौन कौन से अर्धचालक हैं दो प्रकार के? तो ये जो अर्धचालक हैं वो दो प्रकार के मैंने आपको कल बताया था। पहला है, फर्स्ट है एन टाइप। एन टाइप अर्धचालक क्या होंगे? जब यहाँ पे आपके एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल में सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है बेटा? सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हैं, तो इन्हीं को अर्धचालक पढ़ा जाता है अमूमन तौर में। एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? जब सिलिकॉन व जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनस, ठीक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनस वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाए अगर 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाए तो बनने वाला अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक होगा। एन टाइप अर्धचालक होता है, ठीक बेटा? ये एन टाइप अर्धचालक होता है। जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में डोपिंग किसकी कर दी जाए? डोपिंग किसकी कर दी जाए बेटा? मतलब किसको मिला दिया जाए? नाइट्रोजन या फास्फोरस या आर्सेनस। इनकी यदि डोपिंग कर दी जाए तो ये है -3 नेगेटिव आयन। ये आपके नेगेटिव आयनों की यदि डोपिंग कर दी जाए सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, तो वो बनने वाला जो अर्धचालक होगा वो होगा एन टाइप अर्धचालक। एंड जो सेकेंड अर्धचालक आपका आता है वो आता है पी टाइप अर्धचालक। बेटा पी टाइप अर्धचालक की तरीका से कैसे बनाएंगे? देखो जैसे ये था, इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम में बर्फ 15 मिलाया है, उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम में बर्फ 13 मिलाया है, क्योंकि पॉजिटिव आयन मिलाए जाते हैं। जब सिलिकॉन व जर्मेनियम में वर्ग 13, क्योंकि धनात्मक वर्ग कौन सा की ब्लॉक में? वर्ग 13 के तत्वों कौन कौन से हो गए? वर्ग 13 के तत्व बोरान, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, Ga। क्या है बेटा? Ga, ठीक है? वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मतलब डोपिंग करा दी जाए, अशुद्धि मिलाई जाए
मिलाई जाए तो बनने वाला अर्धचालक पी टाइप का होगा। पी टाइप अर्धचालक होता है। देखिए बेटा कैसे बनाया इसको, जब हमने सिलिकॉन व जर्मेनियम जो भरत चौदह के तत्व हैं उसमें डोपिंग किसकी करा दी, डोपिंग किसकी कराई, हमने डोपिंग करा दी किसकी, भरत तेरह के तत्व मतलब बोरोन या एल्यूमिनियम या गैलियम, इन तीनों में से कोई भी एक तत्व यदि इसमें मिला दिया जाए, क्योंकि ये कैसा है पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन यदि मिला दिया जाए तो इसकी अर्धचालकता बढ़ जाती है, मतलब चालकता इसकी बढ़ जाती है, जिसे पी टाइप अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है ये कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या है समझाइए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये जो अर्धचालक वाला टॉपिक है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इलेक्ट्रॉन अशुद्धता में आता है, इलेक्ट्रॉन अशुद्धता उसमें अशुद्धता कहलाती है क्योंकि ये ऊष्मा के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा, उतार लीजिए। उतारने के पश्चात हम अगला जो टॉपिक चलाते हैं वो टॉपिक होगा हमारा बिंदु या परमाणु अशुद्धियां। बता दो इसको, हमारे पास आता है अगला टॉपिक तो सेकंड पार्ट अपूर्णता का। दूसरा प्रकार अपूर्णता का कौन सा होता है, परमाणु या बिंदु अशुद्धि का, परमाणु या बिंदु अशुद्धि। देखिए मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड, दूसरा टॉपिक है परमाणु या बिंदु अशुद्धि। या अपूर्णता। बेटा ये किसके कारण आती है, अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था के कारण। मैंने बताया था ऊष्मा पाकर अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल की परिभाषा ये होती है कि वो जो क्रिस्टल होता है वो त्रिविम पर नियत व्यवस्थित रहता है, उसके अवयवी कण त्रिविम पर नियत व्यवस्थित रहते हैं। अब वो नियमित व्यवस्था जो है ऊष्मा के कारण अनियमित हो जाती है। कैसे कि अपना स्थान छोड़कर या तो अंतराकाश में आ जाते हैं या अंतराकाश से बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल से, या कोई अन्य कण आकर जुड़ जाता है तो वो आपकी अशुद्धि कहलाती है, परमाणु या बिंदु अशुद्धि। अपन इसके बारे में जानेंगे, उससे पहले आप लिख लीजिए क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में ऊष्मीय वृद्धि के कारण, क्रिस्टल जालक में ऊष्मीय वृद्धि के कारण अवयवी कणों की अनियमितता के कारण उत्पन्न अशुद्धि या अपूर्णता परमाणुकीय अशुद्धि कहलाती है। ठीक है बेटा, ये परमाणु अशुद्धि कहलाती है। अब ये भाई दो प्रकार से बांटी गई है। देखो ये दो प्रकार से कैसे वर्गीकृत की गई है, एक तो अनआयनित क्रिस्टलों में,
अनायनित अनायनित क्रिस्टलों में। अब अनायनित क्रिस्टलों में और दूसरी आयनित क्रिस्टलों में दोनों बात एक ही है, लेकिन क्या है कि आयनित क्रिस्टल अलग प्रकार के हैं और अनायनित क्रिस्टल अलग प्रकार के, इसलिए उनका अलग अलग नाम दिया गया है। जो परिभाषाएं हैं, जो समझने का तरीका है, दोनों अशुद्धियों का एक जैसा रहेगा। मैं बताऊंगा आपको आगे। आयनित क्रिस्टलों में आप देखो कैसे, मैंने आपको जो चार्ट बनाया था उसमें बताया था कि आयनित क्रिस्टलों में इन अशुद्धियों को दो भागों में बांटा गया है। परमाणु अशुद्धियों को जो है वो भाई जो पहली इसकी अशुद्धि थी परमाणु क्रिस्टल, जो परमाणु अशुद्धि है, वैसे इसको आपने 3 भागों में बांटा था। बता देता हूँ पूरा डिफाइन करके, यदि आपको पिछले वीडियो सही से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो परमाणु अशुद्धि थी या बिंदु अशुद्धि थी वो मैंने 3 भागों में बांटी थी। उसका पहला जो भाग होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है, वो मेरे पास था स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री रस समीकरण नीति है। यदि हिंदी में आप पढ़ना चाहो तो वो होता है रस समीकरण नीति है, और अंग्रेजी में इसका नाम होता है स्टाइकियोमेट्रिक डोज। ठीक भाई। अब ये स्टाइकियोमेट्रिक का अर्थ क्या होता है? स्टाइकियोमेट्रिक मतलब रस समीकरण नीति वे पदार्थ होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक वे पदार्थ होते हैं जो जिनके अवयवी कणों का अणुसूत्र और अनुपात एक समान हो, जिनके अवयवी कणों का अणुसूत्र और अनुपात एक समान हो, वो जो यौगिक होते हैं वो स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब इनकी स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसे यौगिक जिनमें अशुद्धि तो हो जाए, लेकिन अशुद्धि होने के पश्चात भी उनके आयनों की जो अनुपात है वो नहीं बदलना चाहिए। जैसे क्रिस्टल में यदि एक धनायन आके जुड़ा है तो उसी के साथ एक ऋणायन भी आके जुड़ना चाहिए। दूसरी बात, यदि क्रिस्टल में से कोई धनायन गायब हुआ है, बाहर गया है, क्रिस्टल छोड़कर वापस गया है, तो उसी के साथ साथ कोई ऋणायन भी वापस जाना चाहिए। मतलब धनायन के साथ ऋणायन भी चला जाएगा तो एक एक आयन कम हो जाएंगे, मतलब अनुपात हमारा वही का वही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि 4 तो धनायन थे और 4 ही ऋणायन थे। इनमें से क्रिस्टल जालक में जब अशुद्धि हुई तो एक एक धनायन ऋणायन गायब हो गया। अब कितने शेष बचे? शेष हमारे पास कितने बचे? 3 तो धनायन बचे, ठीक है बेटा, और 3 ही ऋणायन बचे। अब अनुपात देखिए, 4:4 को हम डिफाइन करेंगे तो 1:1 में आएगा, और 3:3 को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास 1:1 आएगा। मतलब अनुपात नहीं बदलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना कि अनुपात नहीं बदलना चाहिए, चाहे क्रिस्टल जालक में आयनों की संख्या कम पड़ जाए या अधिक हो जाए। कि भाई देखिए 4 थे और एक ऐड हो गया, एक ऐड कर लिया, 5 धनायन आए और 5 ही ऋणायन आए। अब देखिए अनुपात क्या हो जाएगा? 5:5 लिखो, उसको सरल करेंगे तो सरल अनुपात में 1:1 आया। तो ध्यान दीजिए, चाहे तो आयन जुड़ते हों, चाहे आयन घटते हों, टूटते हो या निकलते हो, मतलब जुड़ते का में जब अंतराकाशीय क्षेत्र में आके जुड़ जाएंगे, और घटते का में जब क्रिस्टल जालक को छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसी दोनों कंडीशंस में आयनों का जो अनुपात है वो समान रहना चाहिए अणुसूत्र के अकॉर्डिंग। अणुसूत्र जैसे NaCl है, NaCl के जो अणुसूत्र है NaCl, उसमें Na का एक अणु है और Cl का एक अणु है, तो इसका अणुसूत्र 1:1 का है। AgBr है, अनुपात 1:1 का है। ZnS है, अनुपात 1:1 का है। ठीक है बेटा। तो जो अणुसूत्र का अनुपात है वही आयनों का अनुपात होना चाहिए, तब तो वो कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक।
और स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं कि ऐसे दोष जिनमें अवयवी कण घटते या बढ़ते हो, घनत्व कम या ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अवयवी कण कम पड़ेंगे तो द्रव्यमान की संख्या घटेगी, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। आपको पता है पिछले टॉपिक में बताया था कि घनत्व क्या होता है, D बराबर m/v। अब m का मान कम कर रहे हैं, यदि आयन घट गए तो m का मान कम होगा, m का मान कम होगा तो d समानुपाती m होता है, m का मान कम होगा तो d का मान भी कम होगा। सही बात है, ठीक है। दूसरी बात, यदि m का मान बढ़ता है तो d का मान भी बढ़ता है। आयनों का मान बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। तो घनत्व में परिवर्तन हो जाना चाहिए, परिवर्तन हो चाहे ना हो, ठीक है। घनत्व में परिवर्तन हो या ना हो, आपको उसकी कंडीशन नहीं लगानी है, केवल अनुपात देखना अवयवी कणों का। अवयवी कणों का अनुपात ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल जैसा अणुसूत्र का अनुपात है वैसा ही अवयवी कणों का अनुपात होना चाहिए। अनुपात नहीं बदलना चाहिए, वो दोष कहलाते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। लिख लीजिए, क्रिस्टल जालक में वे दोष जिनमें अवयवी कणों की अनियमितता अवयवी कणों की अनियमितता के कारण यौगिक अणुसूत्र का अनुपात अपरिवर्तनशील रहे। अपरिवर्तनशील रहे, चाहे यौगिक का घनत्व परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर घनत्व परिवर्तन हो जाए, चाहे घनत्व परिवर्तित हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए, लेकिन यौगिक का अनुपात समान रहना चाहिए, वो स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। अब इन्हें मैंने दो भागों में बांटा था, एक तो आयनिक क्रिस्टल में और दूसरे अनायनिक क्रिस्टल में। बेटा ध्यान दीजिए, अनायनिक क्रिस्टल में और आयनिक क्रिस्टल में। आयनिक क्रिस्टल में तो ये दो प्रकार के थे, मैंने बताया था आपको। शॉटकी, फर्स्ट है शॉटकी दोष और इसका सेकंड है फ्रेंकेल दोष। फ्रेंकेल दोष को विस्थापित दोष भी कहते हैं, विस्थापन दोष। जब आप परिभाषा समझोगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा जिसको विस्थापन नाम दे दिया गया है। अनायनिक क्रिस्टल में इन्हें दो प्रकार से परिभाषित किया गया है, एक तो लिट्टी का दोष, ठीक है, और सेकंड है इसका लिट्टी का दोष, सेकंड है अंतराकाशी दोष। ठीक भाई, अब यहाँ पर शॉटकी, फ्रेंकेल
रिक्तिका और अंतराकाशी। देखो आयनिक क्रिस्टलों में तो इन दोनों को सोप्टी और फ्रेंकेल नाम दिया गया है, ठीक है। अनायनिक क्रिस्टल में इन्हें रिक्तिका और अंतराकाशी दोष के नाम से जाना गया है। वो स्टाइकोमेट्रिक दोषों में आते हैं, ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन बन के आता है, फ्रेंकेल, सोप्टी, रिक्तिका या अंतराकाशी दोषों में से। मैं बता रहा हूँ आपको, इन्हीं को आपको हल करवाना है, तो पहले इसको आप निकाल लीजिए, फिर अपन इनको डिफाइन करेंगे अभी, ठीक है। मिटा देता हूँ, देखिए हाँ जी, पहला आपका आयनिक क्रिस्टलों में स्टाइकियोमेट्रिक दोष कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। पहला हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट, पहला था शॉर्ट्की दोष, शॉर्ट्की दोष, इसे वैज्ञानिक शॉर्ट्की ने दर्शाया था। इसमें क्या होता है कि यौगिक ऊष्मा पाकर अपने जो निश्चित स्थान है अवयवी कणों का, वहां से अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, जिसे हम शॉर्ट्की दोष के नाम से जानते हैं। देखिए कैसे, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में ऊष्मा के कारण अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर कहाँ चले जाएं? अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निष्कासित हो जाएं, जिसके कारण क्रिस्टल में बिंदु रिक्ति मतलब होल बन जाते हैं। बिंदु रिक्ति होल, जिसके कारण क्रिस्टल में बिंदु रिक्ति बन जाती हो तथा क्रिस्टल का घनत्व डी घनत्व घट जाता हो। शॉर्ट्की दोष कहलाता है। शॉर्ट्की दोष कहलाता है। ध्यान देना बेटा, यह दोष उन क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जिनमें
धनायन व ऋणायन का आकार, धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान हो, लगभग समान हो। एग्जाम्पल जैसे NaCl, AgBr, CaCl आदि ये क्रिस्टल है। इसमें आपके ZnS भी आ जाता है। बना के बता देता हूं किस तरीके से होता है ये। देखिए ये मैं एक क्रिस्टल जालक बना रहा हूं। ये लाइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण आपस में स्पर्श रहते हैं, तो सभी कणों को मैंने स्पर्श करा दिया आपस में। सभी कणों को हमने क्या करा दिया, स्पर्श करा दिया। ठीक है, इनमें जो नीले कोयले हैं, जो ब्लैक हैं, उन्हें धनायन कहा गया है। मैंने पहले भी आपको बताया था ब्लैक जितने भी है वो धनायन है। ब्लैक कोयल जो है वो सारे धनायन हैं, तथा जो ब्लू कोयल हैं उन्हें मैंने ऋणायन माना है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है इस क्रिस्टल जालक में कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में ऊष्मा के कारण अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। जैसे यहाँ से कोई धनायन है, वो अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गया, ये धनायन बाहर चला गया, ये यहाँ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कोई ऋणायन भी इस क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़कर बाहर आ जाता है। अब क्रिस्टल जालक में दो होल बन गए, एक तो होल ये रहा, एक होल ये रहा, जिसे मैंने क्या नाम दिया, बिंदु रिक्ति के नाम से जाना जाता है। होल बन गए। अब ये जो होल हैं उनके कारण देखो अवयवी कण तो सेम रहेंगे, अवयवी कणों का अनुपात तो सेम रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पर धनायन है, इनके देख लीजिए 9 तो धनायन है, और ऋणायन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही यहाँ पर ऋणायन है। अनुपात काटेंगे तो हमारे पास 1:1 में आएगा। मैंने कहा था ना इसमें अनुपात नहीं बदलता है। ठीक है, जिसके कारण क्रिस्टल बिंदु रिक्ति बन जाती है, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, शोधकी दोष कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ पर अनुपात तो सेम रहता है लेकिन घनत्व कैसे घट गया, क्योंकि एक आयन का मान घट गया। अब आयन का मान घटेगा तो आयन का द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। ये दोष आपका शोधकी दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, शोधकी दोष। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना शोधकी दोष। AgBr पर आप स्टार लगा लेना। अगले जो टॉपिक है उसमें मैं AgBr के बारे में एक इंटरेस्टिंग तथ्य बताऊंगा। एक टॉपिक है इसका AgBr क्यों मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाया है, तो पहले इसको बना लीजिए, मैं आपको फ्रैंकेल दोष समझा रहा हूँ आगे। ठीक है बेटा, तो फ्रैंकेल दोष देखिए, आयनिक क्रिस्टल में फ्रैंकेल दोष।
देखिए भैया, फ्रैंकेल दोष, सेकंड दोष हमारा था फ्रैंकेल दोष। इसका दूसरा नाम मैंने बताया था विस्थापन दोष। क्या नाम बताया था मैंने? विस्थापन दोष या त्रुटि या अपूर्णता, ये कहते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, फ्रैंकेल दोष क्या होता है? फ्रैंकेल दोष जो होता है यह आयनिक क्रिस्टलों में होता है, स्टाइकोमेट्रिक प्रकार का होता है। इसमें आयन जो है वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर वो मतलब जो रिक्तियां हैं उसमें आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? रिक्त स्थानों में आ जाते हैं। तो लिख लेंगे इस दोष में क्रिस्टल जालक अपना क्रिस्टल जालक ऊष्मा पाकर या ऊष्मा ग्रहण कर इस दोष में क्रिस्टल जालक ऊष्मा ग्रहण कर अवयवीकरण अपना निश्चित स्थान छोड़कर जालक रिक्ति या छिद्र में व्यवस्थित हो जाते हैं, फ्रैंकेल दोष कहलाता है। बेटा फ्रैंकेल दोष कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्रैंकेल दोष है वो किन में होता है? यह दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में संभव है जिनमें ऋणायन का आकार धनायन से बड़ा हो, धनायन से अधिक हो। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे आपके? देखिए एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे आपके AgBr, AgI, AgCl, आदि। मेरा ध्यान रखना, AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो शॉर्टी दोष भी दर्शाता है और फ्रैंकेल दोष भी दर्शाता है। पिछले में मैंने ये लिखवाया था, तो यहाँ पर इसमें लिख लेना यह क्रिस्टल शॉर्टी व फ्रैंकेल दोनों दोष दर्शाता है। ठीक है भैया, ये दोनों दोष दर्शाता है। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ किस तरीके का ये
है भैया, ये बना दिया मैंने क्रिस्टल जारक। इसमें ये जो ब्लैक होल है वो मैंने धनायन माने थे पिछले वीडियो में भी, पिछले टॉपिक्स में भी, सभी में ब्लैक होल को धनायन माना गया है। और जो ब्लू होल है इसे मैंने ऋणायन माना है। ब्लू होल को क्या माना अपन ने? ऋणायन माना है। बेटा ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो धनायन है वो अपना स्थान छोड़कर अपने पास वाले छिद्र में आकर समाहित हो जाता है, अपने पास वाले छिद्र में आकर समाहित हो जाता है। जैसे ये ऋणायन है तो ऋणायन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अपना स्थान छोड़कर। और ये जो धनायन है वो अपना स्थान छोड़कर अपने पास वाले गोल में आ जाएगा। तो इसके कारण देखो घनत्व तो बदला नहीं, ना ही आपके अनुपात बदला है, लेकिन अपना निश्चित स्थान छोड़ दिया। निश्चित स्थान छोड़ने के कारण ये क्या हो गई? एक अनियमितता हो गई। तो इस दोष को हमने क्या नाम दिया? फ्रेंकेल दोष। यह दोष जो है फ्रेंकेल दोष कहलाता है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये फ्रेंकेल दोष के बारे में हमने बता दिया। अब आते हैं अनायनिक क्रिस्टलों में स्टोइकोमेट्रिक दोष, वो भी इसी तरीके के होंगे दोनों, ठीक है, इसी प्रकार के होंगे। अब वो कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मिटा देता हूं इसको। देखिए भैया, जो इसमें मैंने विस्थापन दोष नाम दिया था। विस्थापन दोष इसलिए क्योंकि अवयव कण अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह आ जाते हैं क्रिस्टल में, इसे विस्थापन कहते हैं। मतलब यदि कोई कण अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर समाहित हो जाता है तो उसे विस्थापन ही तो कहते हैं, इसलिए इसका नाम विस्थापन नाम दिया गया था। मैं यहाँ पर जो अनायनिक क्रिस्टल है उनमें फ्रेंकेल दोष के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो स्टोइकोमेट्रिक दोष है उनके बारे में बता रहा हूँ। अनायनिक क्रिस्टलों में ये जो है इसे अपन क्या कहते हैं? विक्टिका दोष या अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं भैया? अंतराकाशी दोष, ठीक है। ये अंतराकाशी दोष हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डाल रहा हूँ अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी छिद्र दोष। इसमें क्या होता है? अंतराकाशी छिद्र में जब अनायनिक क्रिस्टल में उपस्थित अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त अवयवी कण प्रवेश कर जाता है, एक्स्ट्रा कण प्रवेश कर जाता है, तो वो आपके अंतराकाशी दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतराकाशी दोष। देखिए ये धनायन यही है और ये ऋणायन यही है। इसमें क्या हो जाता है? एक एक कण एक्स्ट्रा आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एक एक कण एक्स्ट्रा आ जाते हैं। देखो धनायन ऋणायन पूरे अपने स्थान पर है, लेकिन छिद्रों में बाहर से क्रिस्टल में इसी प्रकार के धनायन ऋणायन आकर समाहित हो जाते हैं, जिसके कारण अवयव कणों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब घनत्व उच्च हो जाता है और जो अनुपात है वो सेम रहता है। अनुपात तो समान रहे, फिर धनायन आया तो ऋणायन भी आया तो अनुपात समान रहेगा। अनुपात समान रहता है, इसलिए इसे स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। लिख लीजिए, जब किसी अनायनिक क्रिस्टल में ऊष्मा के कारण अंतराकाशी छिद्र में अतिरिक्त धनायन व ऋणायन आकर समाहित हो जाए। आकर समाहित मतलब जुड़ जाए, आकर समाहित हो जाए, तो
यह दोष तो यह दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। ठीक है बेटा, ये इसका डायग्राम हो गया। देखो जो अवयवी कण है उसके क्रिस्टल बने हैं, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने स्थान पर हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त कण, जो अतिरिक्त अवयवी कण है वो आकर यहाँ पर क्रिस्टल में जुड़ गए। अतिरिक्त अवयवी कण, अतिरिक्त अवयवी कण आकर कहाँ जुड़ गए? छिद्र में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष के नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिक्ति का दोष। उतार लीजिए इसको। अंतराकाशी दोष हो गया, अब आता है रिक्ति का दोष। अनायनित क्रिस्टल होगा। दूसरा दोष होता है रिक्ति का दोष। कौन सा दोष? सेकंड, रिक्ति का दोष। बेटा रिक्ति का दोष क्या होता है? जब किसी अनायनित क्रिस्टल में अवयवी कण निश्चित स्थान से हटकर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं और एक होल बना देते हैं, रिक्तिका बना देते हैं, बिंदु क्षेत्र बना देते हैं, तो वो कहलाता है रिक्ति का दोष। लिखेंगे जब किसी अनायनित क्रिस्टल में ऊष्मा के द्वारा अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएं, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएं, तो क्रिस्टल में होल बन जाते हैं। होल मतलब बिंदु क्षेत्र, होल बन जाते हैं। इसे रिक्ति का दोष कहते हैं। रिक्ति का दोष कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रिक्ति का दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए, रिक्ति का दोष हमारे पास बना देते हैं। ठीक है भाई, ये हमने बना दिया। इसमें जो ब्लैक बोर्ड मैंने धनायन माने हैं, और जो ब्लू बोर्ड है वो मैंने ऋणायन माने हैं।
क्या होता है, इसमें से कोई भी जो धनायन या ऋणायन है, कोई भी धनायन अपना स्थान छोड़ देता है और ऋणायन भी अपना स्थान छोड़ देता है। ठीक है, कोई भी धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और क्या बन जाता है, होल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, होल बन जाते हैं। इसीलिए इसे रिक्ति का दोष कहते हैं। ठीक है, वही है फ्रेंकेल दोष जैसा ही है, वो शॉर्टी दोष के प्रकार का ही है। तो होल बन जाने के कारण यहाँ पर अनायनित क्रिस्टलों में इसे रिक्ति का दोष कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। कैसे आते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक दोष यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष आते हैं। और ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष हमारे पास यहाँ से आगे चलेंगे। देखिए बेटा, दोषों में अपूर्णता का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। दूसरा बिंदु या परमाणु दोषों में दूसरा है हमारे पास, सेकंड है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। इनमें क्या होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोषों में कि अवयवी कणों के द्वारा जो अवयवी कण अपना स्थान छोड़ते हैं या होल में आते हैं, उसके कारण अनुपात घट जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण यौगिक का जो अनुपात है वो अणुसूत्र के अकॉर्डिंग नहीं रह पाता है, अणुसूत्र के अनुसार अनुपात भिन्न हो जाता है, जिसे हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या होते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक में ऊष्मा के कारण, जब किसी क्रिस्टल में ऊष्मा के कारण अवयवी कणों की अनियमितता से यौगिक का अणुसूत्र व अनुपात दोनों भिन्न हो जाते हो, दोनों भिन्न हो जाते हो। नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष भी हमने दो प्रकार के बताए थे कि एक तो धातु आधिक्य प्रकार का होता है, धातु आधिक्य दोष, अब धातु आधिक्य का मतलब होता है कि जो क्रिस्टल जालक है उसमें धनायनों की संख्या बढ़ जाती है या ऋणायन घट जाते हैं। देखिए इस दोष में क्रिस्टल जालक में रिक्तिका पर धनायन का मान, धनायन की
संख्या बढ़ जाती है या कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ देता है, छोड़कर बाहर निकल जाता है। बेटा ये होता है इसमें कि इस दोष में क्रिस्टल धारक में रिक्तिका में या तो धनायन की संख्या आकर जुड़ जाती है या कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में धातु अधिक हो जाते हैं, धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण धनायनों की संख्या का अनुपात जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और घनत्व में भी परिवर्तन आ जाता है, लेकिन यौगिक का अणुसूत्र जो है उसके अकॉर्डिंग उसका अनुपात नहीं रह पाता है। मीन्स जैसे हमारे पास कोई NaCl का क्रिस्टल है, 1:1 में आना चाहिए इसका अणु, लेकिन क्रिस्टल जालक से कोई यदि धनायन गायब हो गया तो वहां पर ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी, या ऋणायन गायब हो गया तो वहां धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये जो अनुपात है वो डगमगा जाएगा, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए हम क्रिस्टल जालक बना लेते हैं। बेटा ऐसा ही मैं इधर और बना लेता हूं। क्योंकि मैंने दो चीजें लिखी है, या तो धनायन बढ़ जाता है या कोई ऋणायन अपने स्थान छोड़कर चला जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर दो बॉल बना रहा हूँ, दो क्रिस्टल बना रहा हूँ। सही है। ऋणायन और जो काले गोले हैं उनको माना है अपन ने धनायन। नीलों पर अपन दर्शा देते हैं ऋणायन। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन इस दोष में क्रिस्टल जालक में रिक्तिका पर धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब या तो बाहर से आकर यहाँ पर धनायन बढ़ जाएंगे, बाहर से कोई धनायन आ गया, धनायन का जुड़ना। अब धनायन जुड़ा है तो धातु की तो अधिकता हुई, धातु की तो अधिकता हुई, इसीलिए इसे धातु अधिक के दोष कहते हैं। और या फिर क्या हो जाता है कि यहाँ से कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला गया। अब देखो यहाँ से ऋणायन गायब हो गया, ऋणायन गायब हो गया तो क्या हो जाएगा, ऋणायन गायब होते ही यहाँ धनायन की संख्या बढ़ गई। अब ऋणायन गायब हो जाता है तो अवयविक कण तो चाहे डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन यौगिक आयनिक नहीं होना चाहिए। अब इस पर आयन नहीं आना चाहिए, तो आयन ना आए इसलिए इसके स्थान पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और ये धनायन को उदासीन करने के लिए इसमें भी छिद्र में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इन क्रिस्टलों में भी चालकता का मान बढ़ता है। धातु आदित्य दोष में भी चालकताओं का मान
बढ़ जाता है। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन आपको धातु आधिक्य दोष की कहलाती हैं, धातु आधिक्य दोष है, बता दीजिए। नेक्स्ट हम इसी में पढ़ेंगे धातु या अधातु आधिक्य दोष या धातु अभाव दोष भी कहते हैं इसे। धातु अभाव दोष या अधातु आधिक्य दोष। सेकंड क्या बताया था इसका, अभी जो टॉपिक चल रहा था उसमें धातु अभाव या अधातु आधिक्य। दोष। ठीक बेटा, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है, या तो रिक्त स्थान में कोई ऋणायन आ जाएगा, रिक्त स्थान में कौन आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा, या कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाएगा। जब धनायन कम पड़ जाएंगे तभी तो धातु बढ़ेंगे, ये धातुओं की कमी आएगी। तो यही दोष होता है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में, जब किसी क्रिस्टल जालक में अधातु अंतराकाशीय छिद्र में आकर समाहित हो जाए, या कोई धातु मतलब धनायन, कोई धातु अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर हो जाए, क्रिस्टल से बाहर हो जाए, तो यह धातु अभाव दोष कहलाता है। धातु अभाव दोष कहलाता है। देखिए बेटा, बना के बता देता हूं आपको। ये लाइन इसलिए लगाई जाती है, स्पर्श करने चाहिए गोले। इनका अर्थ है कि गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं, जो अभी कण है वो आपस में क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये इसलिए की जाती है। ठीक है भाई, इसमें धनायन बना लिए ब्लैक गोलों में, और जो ब्लू गोले हैं उनमें हमने बना लिए ऋणायन।
क्या होता है देखिए इसमें, जब किसी क्रिस्टल जालक में अधातु अंतराकाशीय छिद्र में आकर जुड़ जाए, जैसे कोई अधातु आकर जुड़ गया, कोई ऋणायन आकर जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है, ऋणायन आकर यदि यहाँ पर जुड़ जाता है तो उसको उदासीन करने के लिए एक प्रोटॉन आ जाएगा और क्रिस्टल जालक में अधातुओं की वृद्धि हो जाएगी, या कोई धातु अपना स्थान छोड़ के चला जाएगा और प्रोटॉन उसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा। कोई धातु अपना स्थान छोड़कर यहाँ से बाहर चला जाएगा। धातु का बाहर निकलना, यदि धातु बाहर निकल जाएगी तो धातु की संख्या मतलब ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी, और यहाँ यदि ऋणायन आकर जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी। बेटा दोनों ही कंडीशन में ऋणायन का मान बढ़ता है, मतलब अधातु का आधिक्य हो जाता है, या धातु उसमें कम पड़ जाते हैं। ये दोष आपके कहलाता है धातु अभाव या अधातु आधिक्य दोष। ठीक है, तो ध्यान देना, ये आपके जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अशुद्धि दोष। कौन से आते हैं? अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष सीधा सा है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अशुद्धि दोष में अशुद्ध मतलब कोई क्रिस्टल जालक से अन्य अणु आकर जुड़ जाता है, कोई भिन्न परमाणु आकर जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्या है? तीसरा जो हमारा भूमिका था वो देखो, पहली थी जो आपके बिंदु या परमाणु अशुद्धियों में, पहली अशुद्धि थी स्टाइकोमेट्रिक, दूसरी थी नॉन स्टाइकोमेट्रिक, अभी जो पढ़ी है, और अब आती है अशुद्धि दोष तीसरी, अशुद्धि दोष। ठीक है बेटा, अशुद्धि दोष इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में अवयवीकरण वही रहते हैं, लेकिन उनमें रिक्त स्थान में या फिर किसी धनायन के स्थान पर, रिक्त स्थान में या किसी धनायन के स्थान पर अन्य कोई धनायन परमाणु आकर जुड़ जाता है। जैसे NaCl के क्रिस्टल में सीजियम के क्रिस्टल का आकर जुड़ जाना। तो यहाँ लिख देंगे, जब किसी क्रिस्टल जालक में, जब किसी क्रिस्टल जालक में, जब किसी क्रिस्टल जालक में यौगिक के अवयवी कणों के अलावा कोई अन्य परमाणु आकर क्रिस्टल में समाहित हो जाए तो उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे NaCl के क्रिस्टल में सीजियम CS की अशुद्धि, ये अशुद्धि हम बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए वर्ड बनाकर,
ये जो ब्लैक गोले हैं वो अपन ने धनायन मान रखे हैं, और जो ब्लू गोले हैं वो हमने ऋणायन मान रखे हैं। ठीक है भैया, इसमें क्या होता है कि NaCl का एक क्रिस्टल है कि मैंने माना भैया Cl जो है वो ऋणायन मान रखा है और जो Na है वो मैंने धनायन मान रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई जैसे Na के स्थान पे यहाँ Na के साथ कोई Cs आ जाए, सीजियम का क्रिस्टल आ गया, यहाँ से ये गायब हो गया, Na बाहर निकल गया, Na प्लस बाहर निकल गया कोई धनायन, और उसके स्थान पे छिद्र में कोई सीजियम आ गया, या छिद्र में ना आकर ये यहाँ आ जाता है। तो ये जो अशुद्धि है वो कहलाती है अशुद्धि दोष, मतलब अन्य अवयवी कणों की अशुद्धि का दोष। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपूर्णताओं के बारे में पढ़ा है, और ध्यान देना अपूर्णताएं 101% एक नंबर की पेपर में आती है, तो इसलिए आप इन अपूर्णताओं को अच्छी तरीके से पढ़ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा शेयर करें चैनल को, तथा हमारे वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, तथा कोई भी यदि इन टॉपिक में प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद देखने के लिए।